हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है सॉइल साइंस के बारे में। अगर आपने CGSEF का सिलेबस देखा होगा तो वहाँ एक बहुत बड़ा टॉपिक है सॉइल। तो आज हम जो है वह आज हम जो है इस सॉइल को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉइल का निर्माण कैसे होता है, उसको फॉर्मेशन क्या होता है और सॉइल निर्माण के प्रक्रम को आज हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, सॉइल निर्माण के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉइल जेनेसिस बोलते हैं। ठीक, अगर आप देखिए सॉइल को, तो सॉइल जो है वो आपका 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो है आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो जो सॉइल है इन चारों के अंतर क्रिया का परिणाम है। किसका? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, यानी कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल की अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप हमारा क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। इसको समझते हैं कि कैसे ये अंतर क्रिया हो रहा होगा। आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर कहने का मतलब है स्थलमंडल, जो यहाँ मैं बात करूँगा वो है चट्टानों की। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद जो सबसे पहला हमारा निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक, इस चट्टानों के निर्माण में हमको क्या मिला? आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और सादी चट्टान मिले। ठीक, उसके बाद ही इसके और रूपांतरण होकर अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ये जो चट्टानें हैं ये मृदा के निर्माण के लिए पेरेंट मटेरियल है। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल क्या होता है मृदा के निर्माण के लिए? चट्टान, रॉक्स। ठीक है, ये पेरेंट मटेरियल होता है। जब इस चट्टान का अपरदन, अपक्षयन होता है, ठीक है, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, तेज धूप के कारण, कोई भी कारण है, और ये बहुत लंबे समय तक होता रहता है, उसके बाद क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, मृदा का निर्माण एक स्लो प्रोसेस है। तो क्या होगा? ये जो चट्टानें हैं क्या होगी? विखंडित होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप ये जो होगा, चट्टानें महीन पार्टिकल्स में बटेगी और यही महीन पार्टिकल्स फिर क्या करती हैं? मृदा का निर्माण करती हैं। ठीक, ये महीन पार्टिकल्स में क्या होते हैं आपके? सैंड, स्लेट, क्ले, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंड, स्लेट, क्ले। यही मेन कंपोजिशन है आपके मृदा का। तो चट्टानों के अपरदन और अपक्षयन के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? मृदा का निर्माण होता है। ये कौन काम कर रहा है? आपका स्थलमंडल। अब इसके बाद देखिए, जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, वो कैसे काम कर रहा होगा? एटमॉस्फेयर क्या करता है? ये जो आपका सैंड, स्लिट और क्ले पार्टिकल है उसको क्या करेगा? उड़ाकर डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करेगा? बिछाना चालू करेगा और इन जो है सॉइल पार्टिकल्स के बीच रिक्त आकर जमा हो जाएगा, जिसको हम पैड बोलते हैं। और इसी से आपका क्या बनता है? पेडोलॉजी बनता है। ठीक है, इसी से आपका क्या बना है? पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। तो क्या हो रहा है? ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करेगा? वायुमंडल इन सॉइल पार्टिकल्स को ले जाएगा, उड़ा के डिफरेंट प्लेसेस पे इसको जमा करेगा। और क्या होता है, अगर आप सॉइल को देखें तो उसका एक मेन कंपोजिशन जो होता है वो होता है एयर। तो इन सॉइल पार्टिकल्स के मध्य में एयर पाया जाता है। इनके में जो पोर्स होते हैं उसमें क्या होता है? एयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? सॉइल, वायुमंडल जो है सॉइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का काम कर रहा है। ठीक है, उनके बीच में रिक्त जमा हो जा रहा है और इसके कारण ये क्या बन रहा है? पैड का निर्माण हो रहा है। तो ये रहा आपका एटमॉस्फेयर का काम। इसके बाद देखिए, ठीक है, ये सैंड, स्लिप पार्टिकल क्या हो रहे हैं? यहाँ पास बीच रहे हैं। ये क्या है? आपका चट्टान है। ठीक है, इन्हीं चट्टाने के डिसइंटीग्रेशन से बना है ये। अब देखिए, ये जो है सैंड पार्टिकल्स, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है, अब क्या होता है? जो होगे बरसात होगा, तो बरसात होने के कारण, पानी गिरने के कारण क्या होगा? इन सॉइल पार्टिकल्स के मध्य में वाटर आके जमा हो जाएगा। ठीक है, इनमें जो पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स और मैक्रो पोर्स जो होते हैं, उनमें क्या हो रहा है? आपका वाटर आके जमा हो जा रहा है और ये क्या करेंगे? मृदा को मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? हाइड्रोस्फीयर क्या कर रहा है? उस मृदा को मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, बरसात के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में जब क्या होगा? जब तेज़ धूप पड़ेगा तो ये जो पोर्स में जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा और इवोपरेट होने के बाद क्या हो जाएगा? वायुमंडल में चला जाएगा और उन पोर्स को आप देखेंगे कि कौन उसकी जगह ले रहा है? आपका एयर जगह ले रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है मृदा निर्माण में। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। रेन आया, उस मिट्टी के पोर्स में क्या हो गया? इकट्ठा हो गया और मृदा को जो मॉइस्चर मिलता है ना, वो किसके कारण मिलता है? इस पानी के कारण। उसके बाद देखेंगे गैसेस के रूप में बाहर निकल गया,
तो उसकी जगह फिर क्या है, एयर आके जमा हो गया। एक तो ये हो गया फैक्टर। अब एक फैक्टर है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहने का मतलब है कि कोई भी जीव जंतु है, ठीक है, कोई भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो जब मरेंगे, मरने के बाद जो उनका कार्बनिक पदार्थ होगा वो क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, मिट्टी में मिलने के बाद क्या होगा, वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और ये जो ह्यूमस है वो क्या करेगा, उस मिट्टी को क्या प्रोवाइड करेगा, पोषक तत्व प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वो जो ह्यूमस है वो उस मिट्टी को क्या प्रोवाइड करा रहा है, पोषक तत्व प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस तरह से बायोस्फीयर भी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि ज़मीन के अंदर दबने से क्या होगा, वहाँ जो जीवाणु होंगे वो उस कार्बनिक पदार्थ को इनऑर्गेनिक पदार्थ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उस कार्बनिक पदार्थ को, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे। और यह इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है ये क्या करेगा, उस सॉइल को पोषक तत्व प्रोवाइड करेगा। और यही पोषक तत्व जो होगा आपका पेड़ जो होगा एब्जॉर्ब करेगा, और उस पेड़ का यूटिलाइज करके विभिन्न जीव जंतु अपना पोषण प्राप्त करेंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस है जहाँ पर सिर्फ बायोस्फीयर काम कर रहा है। तो इस तरह से चारों इन्वॉल्व हो गए। अब ये देखिए कि आप देखेंगे पेड़ के नीचे में जो होता है राइजोबियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजनीकरण करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पास मृदा सॉइल निर्माण में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, राइजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या जानते हैं, राइजोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इन सभी स्फीयर में सबसे ज़्यादा जो जैविक होगा वो होगा कौन सा, आपका राइजोस्फीयर। ठीक है, अगर बात किया जाए इन चारों स्फीयर में तो सबसे ज़्यादा योगदान अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेयर का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर आप योगदान देखें तो एटमॉस्फेयर का योगदान बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। ठीक, तो सॉइल पे अगर आप मिनरल्स की बात करें तो एक तो मिनरल्स कहाँ से आ रहा है, चट्टानों के कारण। मेनली जो भी मिनरल्स होता है सॉइल में वो किसके कारण होता है, आपके चट्टानों से ही सॉइल में आता है। दूसरा है कार्बनिक पदार्थों के विघटन के परिणाम स्वरूप। तो इस तरह से सॉइल में क्या होता है, आपका पोषक तत्व जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये मेन बात हो गई हमारी। अब ये देखिए कि जो सॉइल होता है, जो हम बात करते हैं ऑन एवरेज सॉइल की, तो उस सॉइल में जो होता है आपका 5% जो होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है, 5% जो होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है, 45% मिनरल्स होते हैं। ठीक, और 25% एयर और 25% वाटर होता है। तो एक सॉइल देखें तो सॉइल की हम लोग जो बोल रहे हैं एवरेज कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो सॉइल होता है उसमें 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 45% मिनरल्स होते हैं, 25% एयर होता है और 25% वाटर प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या है, सॉइल है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि चट्टानों के अपर्दन से चट्टानों का बिछना, फिर उसमें मॉइस्चर का आना, एयर का आना, और फिर विभिन्न जैविक घटकों द्वारा उसमें पोषक तत्वों को प्रोवाइड करना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक चीज़ समझिए, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है, मृदा विज्ञान। यह एक साइंटिफिक स्टडी है। मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी जो हम बोल रहे हैं एक साइंटिफिक स्टडी है। इस स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मृदा की मार्फोलॉजी को पढ़ते हैं कि मिट्टी की आकारिकी का गठन कैसे होता है, यानी कि मिट्टी का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। कोई भी मृदा है वो 3 चीज़ों से बना है, सैंड, स्लिट, क्ले, और हर जगह मिट्टियों का कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो वो किसके कारण होता है, इन तीनों के परसेंटेज में चेंजेस के कारण। सैंड, स्लिट और क्ले में जो परसेंटेज चेंजेस होता है उसी के कारण मृदा का जो होता है हमें अलग अलग जगह अलग अलग मृदाएं मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग बात कर रहे हैं मिट्टी के आकारिकी या गठन की, तो मेनली हम बात कर रहे हैं सैंड, स्लिट और क्ले का कंपोजिशन क्या है उस सॉइल में। दूसरा देखिए कंपोजिशन, देखिए यह बायोटिक और एबायोटिक हो सकता है। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक होगा ये कंपोजिशन। पेडोलॉजी में हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, एक तो मॉर्फोलॉजी, मिट्टी का आकारिकी का गठन करते हैं, मिट्टी के कंपोजिशन क्या होगा, उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंटेंट कितने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इक्वेटर से लेके पोल तक जो होता है मृदा का विस्तार किस तरह से हुआ है, क्योंकि मृदा का विस्तार हर जगह एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन सब जगह अलग अलग हैं। तो इस कारण क्या होगा, जो डिफरेंट प्लेसेस में जो मृदाएं पाई जाएंगी वो डिफरेंट होगी। ठीक, तो इक्वेटर से लेकर पोल तक मृदा का जो विस्तार है वो किस तरह से है, वो जो होता है पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है।
और एक है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखिए क्या हो रहा है, जलवायु दशाओं के आधार पर, जो अभी मैंने बात किया, कलर, मिट्टी का कलर कैसा होगा ये डिसाइड होगा, पीएच, किसी मिट्टी का जो पीएच है वो डिसाइड करे, वो इसका अध्ययन होगा कि अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, ठीक है, गठन है और उर्वरकता। तो मिट्टी में कौन कौन से खनिज तत्व मौजूद है, उसका उर्वरकता कितना है, उसमें नाइट्रोजन कितना है, पोटास कितना है, पोटेशियम कितना है, तो इत्यादि बातें जो होती हैं इस मृदा विज्ञान के अंतर्गत की जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। एक चीज़ है आपका पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस कहने का मतलब ये है कि पैतृक चट्टानों से नेचुरल प्रोसेस द्वारा मृदा का निर्माण, पैतृक चट्टान से हम किस तरह से नेचुरल प्रोसेस द्वारा मृदा का निर्माण हो रहा है, यही जानना क्या होता है, पेडोजेनेसिस। ठीक है, पैतृक चट्टान से किस तरह मृदा का निर्माण हो रहा है, वो नेचुरल प्रोसेस क्या है, प्राकृतिक कारण क्या है, उसका अध्ययन जो होता है हम किसके अंतर्गत करते हैं, पेडोजेनेसिस के अंतर्गत करते हैं। ये रहा आपका सॉइल का निर्माण कैसे हुआ, ये हम समझ गए। अब जो हम समझते हैं कि सॉइल निर्माण के प्रक्रम को, उसमें क्या क्या बातें हो रही हैं, किस किस तरह की मृदाएं आ रही हैं, वो सब हम समझते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या देखते हैं, मृदा रचना के प्रक्रम को। मृदा रचना के प्रक्रम में हम क्या देख रहे हैं, आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है समझने के लिए। इस और जो है हॉरिजॉन्टल पे आपका दिख रहा है औसत वार्षिक वर्षा, और इधर जो दिख रहा है हमारा औसत वार्षिक तापमान। इसी के आधार पर हम बताएंगे कि वर्षा और तापमान का मृदा के निर्माण में क्या असर हो रहा है। ठीक है, इसके चेंजेस से किस तरह की मृदा का निर्माण हो रहा है और मृदा पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यही हमको समझना है इसमें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग लेटराइजेशन को। ठीक है, लेटराइजेशन आपका कहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा होगा, औसत वार्षिक तापमान बहुत अधिक है और आप देखेंगे तो औसत वार्षिक वर्षा भी बहुत अधिक है। तो ऐसा क्षेत्र कहाँ पास होगा, जहाँ पास वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में हो रही है और आपका टेम्परेचर भी बहुत हाई है। तो आप पाएंगे कि ऐसा जो क्षेत्र होता है वो जनरली भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, जहाँ साल भर धूप पड़ती है और अच्छी खासी पानी या वर्षा होती है। ठीक है, तो अच्छा खासा वर्षा हमारे कहाँ हो रहा है, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। तो उन क्षेत्रों पे जिस मृदा का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ जो मृदा का निर्माण होता है वो कैसा मृदा होता है, लेटेराइट मृदा होता है। ठीक है, उसी से लेटराइजेशन से ही बना है लेटेराइट। लेटर मतलब क्या होता है, ईट, ब्रिक्स, है ना। तो लेटराइजेशन कहाँ हो रहा होगा, ऐसे क्षेत्रों पे हो रहा होगा जहाँ पर वर्षा पर्याप्त है और तापमान अधिक है। देखिए अब इसमें क्या होता है, अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपरी परत के जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो बी परत में चले जाते हैं। जो सॉइल होता है उसकी एक सॉइल प्रोफाइल होती है जिसमें कैटेगराइज किया रहता है कि अलग अलग जोन होते हैं, स्तर होते हैं मृदा के। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ए स्तर में मृदा में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो क्या करेंगे, लीच आउट हो जाएंगे लीचिंग प्रोसेस के कारण, और वो उसके निचले स्तरों पे आके जमा हो जाएंगे। ठीक है, वो ए स्तर से रिस कर बी स्तर पे चले जा रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ लीचिंग प्रोसेस हो रहा है, और लीचिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, अत्यधिक वर्षा के कारण ऊपरी परत में जो घुलनशील पदार्थ है वो लीच आउट कर जा रहा है। मृदा जो होता है उसमें अलग अलग संस्तर होते हैं। सबसे ऊपरी स्तर को ए बोलते हैं, फिर ओ बोलते हैं, फिर ए, फिर बी, सी। तो इस स्तर पे जो मृदा है वो लीच आउट होकर कहाँ आ जा रही है, बी स्तर पे आ जा रही है। ठीक है, हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल को आगे, अभी मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ, उसको समझिए। तो देखिए इसके कारण क्या हुआ, बी परत में चला गया, मिट्टी जो होगी, अब यहाँ जो होगा ए परत पे जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जितने भी घुलनशील पदार्थ है वो लीच आउट करके नीचे चला गया। अब वहाँ जो पदार्थ बचा वो है आपका फेरस और एल्युमिनियम। ठीक है, वो आसानी से लीच आउट नहीं होते, तो फेरस और एल्युमिनियम ऊपर में बचा है, और इसी के कारण आप देखेंगे कि लेटेराइट जो मृदा है उसका रंग होता है लाल। जब यह मृदा सूखती है तो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक, जब यह मृदा सूखेगी तो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक, इस मृदा का अगर ऊपरी परत देखें तो अनउपजाऊ होती है। इसमें अगर आप कोई छोटे पौधे, पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप इन्हीं क्या बोलते हैं, इसी क्षेत्र पे अगर आप ऐसे पौधे लगा रहे हैं जिनकी जड़ें लंबी होती हैं तो वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कि सदाबहार वन वाले वृक्ष, यहाँ जो वृक्ष होंगे लंबे होंगे, उनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाएंगी, तो वो क्या करेगा, ए स्तर से बी स्तर तक में वो फैल सकता है, तो बी स्तर से वो क्या करेगा, पोषक तत्वों को ले लेगा। तो इन क्षेत्रों पे जो होता है
अब देखिए वेस्ट कहाँ है आपका सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, और भारत में देखिए कहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है आपका वेस्टर्न घाट में। सदाबहार वृक्ष का फैलाव कहाँ है आपका वेस्टर्न घाट में, तो उन क्षेत्रों पे आपका ये होगा। ठीक, इस मिट्टी पे आप कॉफ़ी, केला, नारियल, अनानास इत्यादि फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, बागवानी फसल जनरली हम लोग लेते हैं ऐसे मिट्टी पे। तो लेकिन ये जनरली किसके लिए उपयोगी है, सदाबहार वृक्ष ऐसे क्षेत्रों पे आपको दिख जाएंगे जैसे कि हमारा है वेस्टर्न घाट। तो ये रहा आपका क्या लेटेराइजेशन। इसके बाद जो आता है आपका पढ़ना हमको समझना हुआ है सलाइनाइजेशन। सलाइनाइजेशन मतलब सलाइन हो जाना, लवणीकृत हो जाना। तो ये एक ऐसा कब होगा जब यहाँ देखिए उस क्षेत्र पे क्या हो रहा होगा, वो औसत वार्षिक वर्षा बहुत कम है लेकिन टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस क्षेत्र पे क्या हो रहा है आपका टेम्परेचर बहुत हाई है लेकिन औसत वार्षिक वर्षा कैसा है, बहुत कम है। तो ये उस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है सलाइनाइजेशन में, देखिए न्यूनतम वर्षा, अधिक ताप। ये क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको, कर्क और मकर रेखा के बीच में मिलेगा। ये क्षेत्र आपका कहाँ लाया करता है, कर्क और मकर रेखा के बीच। ठीक, मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है आपका जैसे कि पश्चिमी राजस्थान, जितने भी आपके मरुस्थलीय क्षेत्र दिखते हैं वो जनरली वहाँ सलाइनाइजेशन की क्रिया हो जाती है। वहाँ क्या हो रहा है, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता है जैसे कि हमारा पश्चिमी राजस्थान। देखिए इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, एक तो वर्षा कम है और जो मृदा में जो भी नमी या मॉइस्चर है वो क्या होगा, वाष्पीकरण के कारण वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और इस वाष्पीकरण के कारण क्या होगा, एक कैपिलरी एक्शन होता है और मृदा के अंदर जो भी खनिज लवण होंगे वो क्या होंगे, ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, जो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के हो सकते हैं। ठीक, ये जो हो सकते हैं अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के हो सकते हैं। ये हो गया आपका सलाइनाइजेशन। ठीक, जिसमें वाष्पीकरण की क्रिया हो गई, कैपिलरी एक्शन हुआ, खनिज लवण ऊपर आ गए और वह जो मृदा है अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की हो गई। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तीसरा देखिए कैल्शिफिकेशन। कैल्शिफिकेशन कहने का मतलब क्या है, कैल्शियम का जमना। ठीक है, तो ये क्षेत्र कहाँ पास है आपका, यहाँ पास है। औसत वार्षिक वर्षा कैसा है, ठीक ठाक है। टेम्परेचर कैसा है, ठीक ठाक है। ठीक, तो टेम्परेचर जो होगा भूमध्य रेखा से कम, भूमध्य रेखा पे जो टेम्परेचर है उससे कम होगा। ठीक, वर्षा कितना है, 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। तो कैल्सिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम का जमाव होना। वर्षा के कारण क्या होगा, जो कैल्शियम जो होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम, वो क्या होंगे आपके बी स्तर पर जाके जम जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम जो होंगे वो आपके बी होरिजोन के निचले हिस्सों में जमा हो जाते हैं। ठीक, कैल्शियम जो है बी स्तर पे जमा हो गया। अब क्या हुआ, जब सूर्य का धूप पड़ेगा है ना, टेम्परेचर पड़ेगा तो क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। वेपोराइजेशन होने के कारण क्या होगा, ये जो लवण है ये मृदा के ऊपरी सतह पर भी आएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, डीकैल्सिफिकेशन। जब ये नीचे सतह पर जमा हो गया तो कैल्सिफिकेशन है, जब ये ऊपरी सतह पर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। ठीक, ये याद रखिएगा, वाष्पीकरण के अंतर्गत ऊपर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, डीकैल्सिफिकेशन। तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा देखिए पॉडजोलाइजेशन। ठीक, पॉडजोलाइजेशन ये कहाँ पास है आपका, यहाँ पास है। टेम्परेचर क्या होगा, अपेक्षाकृत कम होगा, वर्षा ठीक ठाक है। ये कौन सा क्षेत्र होगा आपका, ये उन क्षेत्रों पे होता है जहाँ पास ये देखिए हिमालय प्रक्रम द्वारा बर्फ के जमने और पिघलने के कारण इस टाइप के मृदा का निर्माण होता है। हिमालय प्रक्रम द्वारा बर्फ के जमने और पिघलने से चट्टानों का क्या होगा, अपरदन होगा और चट्टानें टूटकर रवेदार मिट्टी बनाती हैं। चट्टानें टूटकर क्या बनाएगी, रवेदार मिट्टी बनाएगी। तो ये जो होता है जनरली आपका हिली एरिया पर, टेगा क्षेत्रों पर, उच्च अक्षांशों पर इस टाइप की मिट्टी का फैलाव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉडजोलाइजेशन। ठीक है, इन चीज़ों में क्या होता है, एक स्तर पे जो फेरस और एल्युमिनियम है वो क्या होंगे, इस पॉडजोलाइजेशन में क्या हो रहा है कि आपका जो ए स्तर है वहाँ पर जो फेरस और एल्युमिनियम है वो क्या हो जाएंगे, रिस कर नीचे आ जाएंगे बी स्तर पर, और ऊपरी वाला जो स्तर है आपका रंगहीन हो जाएगा और राख जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, रंगहीन और राख जैसा दिखने लगेगा। उसका जो ए स्तर है वो कैसा होगा, रंगहीन और राख जैसा दिखने लगेगा। एक और है आपका, वो है आपका ग्लेलाइजेशन। अभी ग्लेलाइजेशन क्या है, ग्लेलाइजेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, वर्षा इसका ठीक ठाक है। ठीक है, टेम्परेचर कम है,
टेम्परेचर कम है तो ऐसा जो क्षेत्र होता है ग्लेलाइजेशन वाला क्षेत्र, ये नमी युक्त क्षेत्र होता है। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र होगा? नमी युक्त क्षेत्र होगा। इसमें जो कलर होगा मिट्टी का वो कैसा होगा? ग्रे, है ना, ग्रे ग्रीन टाइप का जो कलर होगा इस मिट्टी का कलर होगा। और यहाँ अगर आप देखें तो जनरली क्या होता है, अगर आप ये जो मृदा है, मृदा के नीचे जो होगा आपका जल का जमाव हो जाता है। ठीक है, ये मृदा का ऊपर लेयर है और इसके नीचे जो लेयर है और उसके नीचे मान लीजिए क्या है, कोई ठोस परत आ गई जिसके कारण जल का क्या हो रहा है, जल निकासी अच्छा नहीं है। तो क्या होगा, ज़मीन के अंदर जो होगा नमी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे आप दलदली क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो वहाँ जो मिट्टी को आप देखते हैं सूखने के बाद वो कैसा दिखता है? ग्रे कलर का दिखता है। तो ये वही है, यहाँ क्या हो रहा है, पानी का स्तर नीचे, मिट्टी के नीचे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण वो क्या होगा, उसमें नमी होगी, जल निकासी की व्यवस्था बेकार होगी। तो वो क्या होगा, ग्लेनाइजेशन हो जाता है वहाँ पास, वो मिट्टी का उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रे या ग्रीन टाइप का हो जाता है। तो ये होता है आपका ग्लेलाइजेशन। तो ये मुख्य प्रक्रम है मृदा के चरण के। अब इसके बाद जो हम देखेंगे और समझेंगे वो है आपका सॉइल प्रोफाइल। क्या है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सॉइल प्रोफाइल को। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल क्या हो रहा है, अब देखिए कि जो मृदा होती है अगर आप उसको देखें, पेरेंट मटेरियल से बनता है, आपका चट्टान से बनता है। तो यह जो होती है मृदा, आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं और उन अलग अलग लेयर्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, विशेषताएँ होती हैं। ठीक है, तो अभी जो हमको देखना है वो कौन कौन से स्तर हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं वो हम समझेंगे। तो अब मृदा को देखें तो उसमें 5 स्तर है, O, A, B, C, D। जो सबसे पहला स्तर है उसको हम बोलते हैं O स्तर। ठीक है, और ये जो स्तर है आपका बना हुआ है किससे है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि पत्तियाँ हैं, ठीक है, और जीव जंतु के अवशेष हैं, ठीक, और वेस्ट हैं, एनिमल वेस्ट हैं, उन सब से मिलकर ये क्या बना है, ऑर्गेनिक लेयर बना हुआ है, आपका O लेयर बना हुआ है। ये ब्राउन एंड ब्लैक कलर का होता है और जनरली जो होता है आपके मिट्टियाँ जो होती हैं उनमें ये स्तर एब्सेंट होता है। ये बहुत ही कम क्षेत्रों पे आपको O लेयर देखने को मिलेगा। जंगल क्षेत्रों पे आपको O लेयर देखने को मिल जाएगा, लेकिन जनरली अगर आप कृषि भूमि की बात करें तो वहाँ आपका O लेयर एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये O लेयर है, ये उतनी ही उपजाऊ नहीं होती है। इसके नीचे आते हैं हम लोग A लेयर, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण लेयर है और इसको हम लोग टॉप सॉइल भी बोलते हैं। ये सबसे ऊपरी मृदा है हमारी। ठीक है, और ये जो है क्षेत्र आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर अब जो हो रहा होगा O लेयर से नीचे आएगा कहाँ पास, A लेयर पे, और यहाँ जो होगा जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा इनका डिकम्पोजिशन चालू हो जाएगा। तो ये जो स्तर है आपका ये हाईली न्यूट्रिशियस है ना, यहाँ न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे प्रचुर मात्रा में होते हैं, ह्यूमस की अधिकता होती है, इसलिए इसका रंग कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक कलर का हो जाता है इस लेयर में। अगर आप बोलें कि मिट्टी का कलर जो होता है ब्लैक कलर है तो केवल वो किसके कारण होता है, आपका ह्यूमस के कारण होता है। और कई जगह पर अगर आपको ब्लैक सॉइल दिख रहा है तो उसका जो ब्लैक सॉइल है उसका रीज़न जो है वो वॉल्केनिक एरप्शन के कारण बना है, वो अलग चीज़ है। और अगर आपको ऐसे ही अगर सॉइल पे अगर ब्लैक कलर दिख रहा है तो समझ लीजिए वहाँ ह्यूमस क्या है, प्रचुर मात्रा में है। तो ये जो लेयर है आपका ऑर्गेनिक मैटर से परिपूर्ण है, रिच ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ पास रिच नाइट्रोजन है। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर नीचे आए हैं वो सब क्या हो रहे हैं, यहाँ पास डिकम्पोज होना चालू हो गए हैं। तो ये स्तर जो है आपका आपकी फसली क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छा है, उत्तम क्षेत्र है। और जितने भी हम फसल लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, वो जो मृदा होती है वो A स्तर की मृदा होती है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र होता है आपका जोन ऑफ एलुविएशन कहलाता है। इसको जोन ऑफ एलिवेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस जोन पे जो भी मिनरल्स या घुलनशील पदार्थ है वो ज़्यादा वर्षा के कारण रिस कर कहाँ चले आते हैं, B स्तर पे चले आते हैं और B स्तर में आके जमा हो जाएंगे। ठीक है, या क्या होता है, यहाँ से जो होता है सिलिका पार्टिकल जो होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं ये स्तर में। ठीक है, और कहाँ आ जाएंगे, सिलिका पार्टिकल क्या होता है, लीच आउट हो जाते हैं। और फेरस और एल्युमिनियम की अधिकता होती है कई क्षेत्रों पे, जहाँ पर जैसे कि हम लेटराइट मिट्टी में बात किए हैं। और जो मिनरल्स होंगे वो कहाँ रिस्क करा जा रहे हैं, B पे आ जा रहे हैं। तो ये होता है आपका क्या, जोन ऑफ एलुविएशन। इसके बाद जो हम देखते हैं वो है आपका B स्तर। और यह जो होता है हमारा मोस्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है आपका B स्तर पे मिलेगा। सैंड, स्लेट, क्ले, ग्रेबल जो भी होगा ये सब कहाँ मिलेगा, आपको B स्तर पे मिलता है। ठीक है, कंटेंट्स देखिए, और जो भी
घुलनशील पदार्थ जो है वो ए स्तर से रिस कर आए हैं, वो सब कहाँ आके जमा होंगे, बी पर जमा होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम इत्यादि जो होगा सबका जमाव कहाँ होगा, आपका बी स्तर पे होगा। ठीक है, इस जोन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, इलोविएशन जोन बोलते हैं। वास्ट इन बोल रहे हैं, इलोविएशन जोन मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अंदर की ओर क्या हो रहा है, रिस्कर सब आ रहे हैं। साथ ही जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होंगे, वो भी रिस्कर कहाँ आएंगे, आपके बी स्तर पे आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द जो होता है, बड़े वृक्ष जो होते हैं उनकी जड़ें ही 20 स्तर तक पहुंच पाती है। ठीक है, और यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, पानी को ग्रहण करेंगे, पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे, वो कहाँ पास, 20 स्तर में। इसके बाद जो हम देखेंगे सी स्तर, ये हमारा सबसे पेरेंट मटेरियल, जो हमारा मृदा का सबसे प्रारंभिक स्तर बोलेंगे इसको, मृदा निर्माण का, क्योंकि ये जस्ट कहाँ लाए कर रहा है, आपका पेरेंट मटेरियल के ऊपर लाए कर रहा है। पेरेंट मटेरियल जो होगा आपका रॉक, उसका क्या हो रहा होगा, पार्शियली वेदरिंग हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, ऋतुक्षरण हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, मृदा का निर्माण चालू हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, एकदम आरंभिक स्टेज है जहाँ पर मृदा का निर्माण स्टार्ट हुआ है, और यहाँ जो पानी और एयर होगा, वाटर एंड एयर, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक, उसके बाद जो आता है आपका डी जोन आता है, जो कि है आपका रॉक। ये जो होता है पेरेंट मटेरियल है, और इसका अभी क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, अपरदन नहीं हुआ, अपक्षयन नहीं हुआ, ये सॉलिड फॉर्म में है अभी। तो ये हो गया हमारा लास्ट लेयर, डी लेयर। ठीक, जड़ें जो होती हैं आपका सी लेयर तक नहीं पहुंच पाती, पेड़ की यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, वो केवल 20 स्तर तक जा सकती है। तो ये रहा आपका सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका जो हमको समझना था। चलिए ठीक है।